हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज और तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक आई स्पाई का तीसरा और अंतिम भाग। टाइम 7 PM, डेट 15/11/10, प्लेस इंडियन रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली, टाइम 12:45 AM। I travel to distant lands and I am hired by my captain. अबे आज किसी ने अद्धे की जगह विदेशी पिला दी क्या, जो अंग्रेजी सुर छेड़ लिया है। ऑन अ मिशन टू कॉन्क्वर, अ टच इज ऑल आई नीड टू अकम्प्लिश द अनस्पीकेबल डीड। एवरीबॉडी से आई स्पाई, आई स्पाई। डेट 15/11/10, प्लेस इंडियन रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली, टाइम 11 AM। मॉडस ऑपरेंडी वही है नागराज, जो आरबीआई में इस्तेमाल हुई थी। सीसीटीवी कैमरा पुष्टि कर रहे हैं कि चोरी गार्ड ने की है, पर गार्ड को कुछ भी याद नहीं है। यानी ये दोनों घटनाएं इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ हुई चोरी के पीछे भी अलगजनी का ही हाथ है, पर चोरी हुई किस चीज की है। ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन नामक एक्सप्लोसिव केमिकल की। एक्सप्लोसिव? हाँ, परंतु यह केमिकल तो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। इस पर शोध चल रहा है, इसे पूर्णतः डेवलप नहीं किया गया अभी तक। इस केमिकल के बारे में आप कुछ बता सकते हैं प्रोफेसर? इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी विस्फोटक क्षमता काफी अधिक है, परंतु ज्यादा मात्रा में ये कार्य नहीं कर पाता। इस एक्सप्लोसिव की यही कमी दूर करने के लिए हम इस पर शोध कर रहे थे। क्या इसकी कम मात्रा इतना घातक विस्फोट कर सकती है कि पास खड़े एक व्यक्ति की जान ले सके? बिल्कुल, किंतु इसकी ज्यादा मात्रा एक साथ विस्फोट नहीं कर पाती, इसलिए यह आतंकवादियों को किसी काम का नहीं है। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर, आप इसे कंटेन किस सॉल्यूशन में कर रहे थे? पैराफीन में। मुझे भी यही लगा था। थैंक यू प्रोफेसर, आपने एक बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी। डेट 16/11/2010, प्लेस प्रोफेसर इमरान कुरैशी रेसिडेंस, द्वारका, न्यू दिल्ली, टाइम 2:30 AM। क्लिक, हैंड्स अप। प्रोफेसर रामालिंगम और आलम खान की हत्या की न्यूज पढ़कर मैं समझ गया था कि तेरा अगला निशाना मैं ही हूं। अगर हिलने की कोशिश भी की तो 6 की 6 गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। तू मेरे लिए तैयार था प्रोफेसर, लेकिन तेरे पीछे जो मेरा साथी खड़ा है उससे कैसे बचेगा? खच। पुरानी तरकीब हमेशा कारगर होती है। सही कहा खुर्रम, तुझे पकड़ने के लिए मैंने भी शिकार की पुरानी तरकीब लगाई। प्रोफेसर इमरान बकरी और तू शिकार के लिए आया शेर। अब तेरा शिकार सवा शेर तिरंगा करेगा। भाग। तूने मुझे कैसे पहचान लिया तिरंगा? पिछले 2 साइंटिस्ट और ये इमरान कुरैशी सभी अफगान रिसर्च सेंटर में तेरे साथ कार्यरत थे। एक एक कर इनकी हत्या होने का कारण हत्यारा अफगान रिसर्च सेंटर से ताल्लुक रखता शख्स ही हो सकता था, जो कि तू है। रुक जा तिरंगा, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी तेरी तरह इंसानियत की हिमायत कर रहा हूं। लोगों की हत्या करके वाह क्या कहने। आह, जिनकी हत्या मैंने की वो सभी इंसानियत के दुश्मन थे। तिरंगा मेरे बाप महमूद अल गजनी की तरह। आह आह, अगर तुमने मुझे मार दिया तिरंगा तो तुम महमूद अल गजनी को कभी खत्म नहीं कर सकोगे। तिरंगा कभी किसी की जान नहीं लेता खुर्रम, और तुम झूठे हो। महमूद अल गजनी नागराज के हाथों पहले ही मर चुका है। एवरीबडी से आई स्पाई, आई स्पाई। ये ये ट्यून तो वही है जिसका हम पीछा कर रहे थे। कभी आई स्पाई का खेल खेला है तिरंगा, जिसमें एक चोर भागता है और भागते हुए जिस भी दूसरे खिलाड़ी को छू लेता है वो चोर बन जाता है, और पहले वाला चोर सामान्य खिलाड़ी? अलगजनी कभी नहीं मर सकता तिरंगा, तुम लाख कोशिश कर लो। चोर सिपाही का ये खेल अब कभी बंद नहीं होगा। डेट 26/11/2010, टाइम 8 PM, प्लेस इंडिया गेट, न्यू दिल्ली। अमन के पंछी द्वारा सारी दिल्ली में पीस कैंडल्स बंटवा दिए गए हैं। रात ठीक 8:36 पर हर दिल्लीवासी एक साथ जलाएगा अमन और शांति की लौ। अपनी एकता का सबूत देकर हमें दिखा देना है कि आतंक के आकाओं को कि पहले हिंदुस्तान है फिर हिंदू या मुसलमान। दिल्ली तैयार है, दिल्ली वाले तैयार हैं। सभी ने अमन व शांति की कामना करते हुए हाथों में मोमबत्तियां उठा रखी। इंसानियत के जलते प्रकाश पर पड़ने वाले आतंक के किसी भी साय को दूर कर आतंकवाद का विनाश करने के लिए मैं और दिल्ली के कोने कोने में फैले मेरे सब सैनिक भी तैयार हैं। तिरंगा भी आ गया है, इसे रोको नागराज। यह तिरंगा नहीं, तिरंगा के भेष में खुर्रम अलगजनी। व्हाट? हाँ नागराज, ध्यान से देखो।
इसके चेहरे पर दाईं और होठ के ऊपर तिल है। तिरंगा के चेहरे पर वहां कोई तिल नहीं था, जबकि ठीक ऐसा ही तिलक खुर्रम के चेहरे पर भी है। यू आर राइट सोफी, यह तिरंगा नहीं है। आखिर अपने नापाक इरादों का अंजाम देने ये यहाँ आई गया। एक आतंकवादी के चेहरे पर देशभक्त का नकाब नहीं रहने देगा नागराज। नागराज, अपने बाप का अधूरा काम ये यहाँ पूरा करने आया है। इसे जिंदा मत छोड़ना। किल हिम नागराज। मानवता के साथ गद्दारी करने के जुर्म में तेरे बाप की तरह तुझे भी नागराज सजाए मौत स्क्रेच सुनाता है। सजा मुकर्रर करना हक है परवरदिगार का। इसके बंदों का ये काम नहीं। खुदा की बराबरी कर सके ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं। यह क्या कर रहे हो तिरंगा? यह हार्ड बॉइल्ड टेररिस्ट है जो कि यहाँ तुम्हारी पाक पोशाक पहन इन मासूम लोगों की जान लेने आया है, और तुम इसे बचा रहे हो। यह यहाँ लोगों को मारने नहीं, उन्हें बचाने आया है। अगर तुमने इसे मार दिया तो हम महमूद अल गजनी को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तिरंगा। महमूद अल गजनी मर चुका है। अपने हाथों से उसका गला पकड़कर विश्वंकार उसके हलक में भरी थी मैंने। दिल्ली में पिछले दिनों हुए सभी हमलों के पीछे खुर्रम का ही हाथ है। यदि तुमने एक आतंकवादी का साथ देने का निर्णय कर लिया है तो उतार फेंको अपने जिस्म से यह तिरंगा लिबास। एक आतंकवादी की हिमायत करके तुमने देशभक्त कहलाने का अधिकार गवा दिया है तिरंगा। आज इस आतंकवादी की मौत के साथ ही दुनिया के हर कोने में छिपे आतंकवादी को यह आतंकवादी बता देगा, आतंककर्ता बता देगा कि आतंकवाद की सिर्फ एक ही सजा है, सजा है मौत। सजा देने का अधिकार रक्षक को नहीं होता नागराज। यदि ये दोषी है तो इसे सजा कानून देगा। तिरंगा के रहते कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कोई आतंकवादी हो या फिर आतंककर्ता। डेट 26/11/2010, प्लेस इंडिया गेट, टाइम 8:30 PM। शैंक क्लैंक बुज शक 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 सर साय सर बूम बा ता ठक ता थो। गेम ओवर तिरंगा, आई वॉन। रुक जाओ तिरंगा, तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो जिसका खामियाजा सारी दिल्ली, सारा देश, सारी दुनिया को भुगतना होगा। खुर्रम की मौत महमूद अल गजनी को हमेशा के लिए अमर बना देगी। वो इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। महमूद अल गजनी का डिस्ट्रक्शन मेरे हाथों से हो चुका है। खुर्रम की मौत के साथ ही अल गजनी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। द अल गजनी क्लैन एंड्स हियर। यस नागराज, फिनिश हिम ऑफ क्विक। आतंक के आकाओं को नागराज की सप्रेम भेंट। व्हाट द। तेरा ISI का गेम खत्म हो गया। T3 अब बाय डिफॉल्ट मेरे भीतर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे मैं नष्ट कर दूंगा। खुर्रम, तो फिर ये कौन है जिससे नागराज लड़ रहा था? नागू, द मैग्निफिसेंट एक्टर स्नेक मैन। यानी यह सब प्री प्लान था। तुम लोग पहले ही जान गए थे कि T3 मेरे भीतर आने वाला है, और इस फेक फाइट के जरिए मेरा ध्यान बटाए रखा ताकि असली खुर्रम मौके का फायदा उठाकर T3 को मेरे शरीर से खुद के भीतर ट्रांसफर कर सके। वाओ, आई लव दिस क्लाइमेक्स पार्ट, जिसमें हारा हुआ विलेन खुद ही अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाता है। वैसे इस एक्शन फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन तो तिरंगा ने किया है। इतनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए नागराज तिरंगा को ऑस्कर नहीं तो कम से कम नागो का फुस्कर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। क्लाइमैक्स में वैम्स हमेशा गड़बड़ करने की कोशिश करती है, इसलिए बेहतर है कि इस वैम को पहले ही पकड़ लिया जाए। गुड मूव सोडांगी। इंसान की जिंदगी को खेल समझने वाले मेरे बाप ने खुद को ISI के खेल में तब्दील कर लिया है, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से जिसे मैं अफगान के निरक्षर लोगों को शिक्षित करने के लिए बना रहा था। महमूद अल गजनी की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार महमूद अल गजनी को ल्यूकेमिया था, वो भी लास्ट स्टेज पर, यानी महमूद अल गजनी मरने वाला था। लेकिन महमूद अल गजनी को यह मौत मंजूर नहीं थी। उसे तो आतंकवाद फैलाने के लिए जिंदा रहना था। मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था जिसके जरिए एक हायर IQ लेवल वाले इंसान की इंटेलिजेंस लोअर IQ के इंसान के दिमाग में फीड की जा सके, परंतु प्रोग्राम में बार बार गड़बड़ी आ रही थी। वो इंटेलिजेंस के बजाय एक इंसान की मेमोरी, उसका थॉट प्रोसेस ही दूसरे इंसान के दिमाग में फीड कर देता। मेरी मंगेतर सोफी ने जब ये बात मेरे पापा महमूद अल गजनी को मेरी मंगेतर सोफी से जब ये बात मेरे बाप महमूद अल गजनी को पता चली तो उसके शैतानी दिमाग में खुद को अमर बनाने का प्लान उपज गया। मेरी पीठ के पीछे उसने सोफी और तीनों सहायकों की मदद से प्रोग्राम में कुछ इंप्रूवमेंट कराए। मैंने ये प्रोग्राम इस तरह से डेवलप किया था कि जिस इंसान की इंटेलिजेंस दूसरे में फीड करनी है, उसके शरीर में एक माइक्रोचिप इंप्लांट की जाएगी। जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को टच करेगा जिसका IQ लेवल उससे कम है, तब यह चिप उसकी इंटेलिजेंस को एनर्जी में कन्वर्ट करके सामने वाले के शरीर में मौजूद उन
न्यूट्रॉन्स को चार्ज करेंगे, जो कि मस्तिष्क को सोचने व विचार करने में सहायक होते हैं। और सोचने और सामने वाले का आईक्यू लेवल भी पहले व्यक्ति के समानांतर हो जाएगा। महमूद अल गजनी ने इन गद्दारों की मदद से एजुकेशनल प्रोग्राम को T3 में तब्दील करवा दिया, यानी टच ट्रांसफर टेररिज्म, जिसके जरिए महमूद अल गजनी सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, अपनी मेमोरी, अपने थॉट प्रोसेस और अपनी पर्सनैलिटी भी स्पर्श के द्वारा अपने से लोअर आईक्यू के लेवल के इंसान में ट्रांसफर कर सकता था। महमूद को इस काम के लिए सिर्फ अपने शरीर में चिप लगाने की जरूरत थी। एक बार वो इस प्रोग्राम को किसी होस्ट में ट्रांसफर कर देता, उसके बाद यह प्रोग्राम स्वयं ही अपने लिए होस्ट का चुनाव कर सकता था और बिना किसी चिप के सिर्फ न्यूट्रॉन्स के चार्ज के जरिए एक शरीर से दूसरे में जा सकता था। T3 को रोकने के दो ही तरीके थे। पहला, या तो प्रोग्राम का ओरिजिनेटर स्पर्श के जरिए प्रोग्राम को वापस अपने शरीर में होस्ट के शरीर से ट्रांसफर कर ले, या फिर प्रोग्राम किसी ऐसे होस्ट के शरीर में ट्रांसफर हो जाए जिसका डीएनए ओरिजिनेटर के डीएनए से मैच करता हो, तो वो उस प्रोग्राम को नष्ट कर सकता था। महमूद अल गजनी प्रोग्राम कभी नष्ट नहीं करता। दूसरा इंसान जो कि यह काम कर सकता था वो मैं था। यह बात महमूद भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके अमर होने की राह का रोड़ा अगर कोई था तो वो मैं था। अपनी अल गजनी फोर्स के साथ उसने रिसर्च सेंटर पर कब्जा कर लिया ताकि वो मुझे खत्म कर सके, लेकिन मैं मौका पाकर वहां से भाग निकला, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं पकड़ा गया या मारा गया तो T3 और महमूद अल गजनी कभी भी खत्म हो सकेंगे। मैंने छुपकर सोफी और महमूद की बातें सुनी थी, इसलिए मुझे यह पता था कि इस बार 26/11 के लिए T3 प्रोग्राम ने मुंबई को नहीं, दिल्ली को सेलेक्ट किया है। उनकी बातों से यह भी पता चल गया कि ISI का खुफिया कमांडर भी दिल्ली में ही है, लेकिन वो कौन है ये मैं ना जान सका। T3 के रूप में महमूद अल गजनी हिंदुस्तान में आकर तबाही मचाना शुरू करता, उससे पहले ही मुझे यहाँ दिल्ली में खुफिया तौर पर रह रहे ISI के कमांडर को ढूंढना था। जब फिल्म स्टार रंजीत कपूर से T3 अशरफ अकबरी के शरीर में ट्रांसफर हो रहा था तब मैं वहीं मौजूद था, लेकिन सोफी को नागराज के साथ देखकर मैं चौंक गया। मुझे समझते देर न लगी कि सोफी तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का चुकी है। अशरफ अकबरी के रूप में महमूद अल गजनी एक बार फिर मेरे हाथों से निकल चुका था। उस तक और ISI कमांडर तक पहुंचने का एकमात्र जरिया मेरे तीनों गद्दार सहायक थे, जो कि नागराज और सोफी के साथ ही दिल्ली वापस आए थे। मेरा प्लान भले ही बर्बाद हो गया नागराज, तिरंगा, बट स्टिल आई हैव द लास्ट लाफ। रात के 8:36 बज चुके हैं। सभी दिल्ली वासी अब एक साथ अमन के पंछी द्वारा वितरित की गई पीस कैंडल्स जलाएंगे और एक और 26/11 होगा जो कि दिल्ली को तबाह कर देगा। तुम लोग यहाँ मौजूद लोगों को पीस कैंडल जलाने से रोक सकते हो, पर सारी दिल्ली को नहीं। हम तो यहाँ मौजूद लोगों को भी पीस कैंडल जलाने से नहीं रोकेंगे। अमन की यह लौ 26/11 शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ आतंकवाद के अंधकार पर मानवता के उजाले के प्रतीक है। यह लौ तो सारी दिल्ली, सारे देश में जलेगी, हर हिंदुस्तानी के दिल में जलेगी यह लौ, क्योंकि यह लौ एक जज्बा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें हिंदू या मुसलमान से पहले इंसान होने का एहसास दिलाता है और साथ ही यह विश्वास भी देता है कि आतंकवाद का अंधेरा लाख घना सही, उसे चीरने के लिए इंसानियत की एक जलती लौ ही काफी है। यह लौ अमन और शांति की है, काजिम कादरी, आतंकवाद की नहीं। ये कैसे हो गया? क्योंकि तुम्हारे ऑक्टा नाइट्रो क्यूबेन एक्सप्लोसिव से भरे कैंडल्स को दिल्ली भर में फैले मेरे सब सैनिकों ने नॉर्मल पीस कैंडल से बदल दिया है। मुझे शक तो तुम पर तभी हो गया था जब तुमने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि 26/11 पर निकलने वाला पीस कैंडल प्रोसेशन पैगाम है उनके नाम, जो समझते हैं दिल्ली को बर्मा के धमाके से दहला सकते हैं। तुम्हारा यह कथन एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक संदेश था। T3 के रूप में दिल्ली में मौजूद महमूद अल गजनी के लिए वो तुम्हारे भीतर खुद को ट्रांसफर करे और तुम लोग 26/11 कैंडल प्रोसेशन को तबाह कर सको। यदि यह कथन होता तो तुम पैगाम के बजाय सबक शब्द का प्रयोग करते। यह काम तुम लोग कैसे अंजाम दोगे, बस मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन उस इंडियन रिसर्च सेंटर से T3 ने ऑक्टा नाइट्रो क्यूबन एक्सप्लोसिव की चोरी के तब यह पॉइंट भी क्लियर हो गया। ऑक्टा नाइट्रो क्यूबन पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे क्योंकि वो भारी मात्रा में विस्फोट नहीं करता था। दूसरे उसकी कंटेनिंग पैराफिन में की जाती थी, जो कि वैक्स फॉर्म में होता है और जिसका इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। बात साफ थी, तुम लोग ऑक्टा नाइट्रो क्यूबन कम मात्रा में पीस कैंडल्स में भरने वाले थे ताकि जैसे ही सारी पीस कैंडल्स एक साथ जलें, ब्लास्ट कर जाएं। हर कैंडल ब्लास्ट करेगी तो कम मात्रा होने के बावजूद तबाही भारी मचेगी। तुम्हारे एनजीओ के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला कि तुम्हारी एनजीओ अफगान रिसर्च सेंटर में चल रहे एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही है। साथ ही तुम्हारी एनजीओ गुप्त रूप से उन लोगों की मदद भी कर रही थी जो कि अवैध रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर यहाँ रह रहे थे। जब मैंने न्यूज़पेपर में रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की हत्या की न्यूज पढ़ी तब मामला साफ हो गया कि इस घटना के पीछे
इस घटना के सभी तार आपस में जुड़े हुए हैं और इन सभी घटनाओं का सूत्रधार आईएसआई अलकमान का कमांडर तू है, काजिम कादरी। और इस सारी प्लानिंग में सोफी ने भी जबरदस्त रोल अदा किया। सोफी जानती थी कि महमूद के मौत के बाद T3 प्रोग्राम को सिर्फ खुर्रम ही रोक सकता है, जो कि इन लोगों के हाथ से निकल चुका था। साथ ही प्लानिंग के तहत इन लोगों को T3 होस्ट कर रहा आतंकी को दिल्ली भी लाना था। सोफी ने एक तीर से दो शिकार किए। उसने नागराज को खुर्रम के खिलाफ भड़काया और खुद नागराज के साथ दिल्ली आ गई, जहां इसके बाकी 3 साइंटिस्ट साथी T3 कैरी कर रहे आतंकी को साइंटिस्ट के वेश में नागराज के साथ ही इंडिया ले आए। यू रास्कल, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे तुम पर शुरू से ही शक था, क्योंकि तुम्हारा जोर आतंकी घटना को रोकने या खुर्रम को पकड़ पाने के बजाय खुर्रम को मरवाने पर था। शक यकीन में तब बदल गया जब अशरफ अकबरी ने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया, जबकि वो चाहता तो तुझे नागराज और मेरे खिलाफ ढाल की तरफ प्रयोग कर सकता था। नागराज ने अपना एक सूक्ष्म सब तेरे साथ कर दिया था, जो कि बाद में भी तेरे साथ ही रह गया था। जब मैं और नागराज सारी दिल्ली में T3 को तलाश रहे थे, तब तू ही उसे SMS करके हमारे प्लान के बारे में बता दी थी, ताकि वो हमसे हर बार बच निकले। सूक्ष्म सर्प से हमें यह बात पता चल गई। खुर्रम से जब हमें T3 प्रोग्राम की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चला, तब हमने ये प्लान किया कि हम तुम्हें इस बात पर खुशी मनाने देंगे कि तुम्हारी प्लानिंग सफल हुई है। और जब तुम पूरी तरह असावधान हो जाओगे, तब खुर्रम T3 प्रोग्राम को तुम्हारे शरीर से अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेगा, ताकि वो उसे नष्ट कर सके। कुछ गड़बड़ी हो गई है नागराज, मैं T3 प्रोग्राम को नष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग पर कोई काबू कर रहा है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? समय बीतने के साथ साथ T3 अपनी कमियों को दूर कर रहा है। ये जल्दी मेरे दिमाग पर पूरी तरह काबू कर लेगा। मैं महमूद अल गजनी बन जाऊंगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, मुझे जान से मार दो। मेरे साथ T3 प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। Everybody say I spy, I spy. T3 ने खुर्रम के दिमाग को अपने वश में कर लिया है। यह महमूद अल गजनी बन गया है। मैंने कहा था ना, काफिरों के काफिर खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैं हार कर भी जीत गया और तू जीत कर भी हार गया। मुझे खत्म करने के लिए तुझे निर्दोष खुर्रम को मारना होगा। अगर तू खुर्रम को नहीं मारेगा, तो मैं इसके जरिए तेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाऊंगा। Everybody say I spy, I spy. T3 प्रोग्राम एनर्जी के सिद्धांत पर आधारित है नागराज। इसका फ्लो भी एनर्जी की तरह ज्यादा से कम की ओर है। यदि इस समय खुर्रम के शरीर से कोई ऐसा जीवित प्राणी टकराएगा जिसका IQ लेवल लो हो, तो प्रोग्राम खुर्रम के उस प्राणी में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि खुर्रम T3 के कब्जे से अपने दिमाग को निकाले और स्वेच्छा से T3 को ट्रांसफर करे। खुर्रम, मेरी आवाज सुनो खुर्रम। लाख पुकार ले काफिरों के काफिर, खुर्रम को मैंने उसके ही जिस्म में दफन कर दिया है। वो तेरी आवाज नहीं सुनने वाला। अगर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी खुर्रम, तो आज हमारे साथ साथ इंसानियत और सच्चाई भी आतंकवाद के खिलाफ ये जंग हार जाएगी। क्योंकि नागराज 100 गुनाहगारों को छोड़ सकता है, पर एक भी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। मेरे सब सैनिक के शरीर में T3 को ट्रांसफर करो खुर्रम। खुद पर काबू पाओ, T3 को ट्रांसफर करो। कोई असर नहीं होने वाला काफिरों के काफिर। अब T3 के रूप में मैं जिसको चाहूं उसके शरीर में ट्रांसफर होऊंगा। मेरी मर्जी के बिना खुर्रम मुझे किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, खुर्रम, जस्ट डू इट। ये क्या हो रहा है? खुर्रम मुझ पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। मैंने कर दिया नागराज, T3 को तुम्हारे सांप में ट्रांसफर कर दिया। T3 के रूप में तुम्हारा सर किसी और से टच हुआ तो T3 हमारे हाथ से निकल जाएगा नागराज। तुम्हें सब सैनिक को मारना होगा नागराज। इंसानियत की रक्षा के लिए मारना होगा तुम्हें इसे। कितनी अजीब विडंबना है। इंसानियत की रक्षा के लिए आतंककर्ता को अपने भीतर की इंसानियत को ही मारना पड़ता है। आखिर इंसानियत का जज्बा सांपों में भी होता है। नो नो नो, यू कांट कैच मी, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। एवरीबॉडी से समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स मृत्यु जीवी में, जो कि इन्फेक्टेड का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।